नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 15 जनवरी का दिन बहुत अहम होने वाला है महाराष्ट्र के लोगों के लिए। बीएमसी को लेकर वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे और उससे पहले महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि खबर यह मिल रही है और ये महाराष्ट्र से आई अब तक की सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसका मर्जर हो सकता है, वो एनडीए में अपनी पार्टी को विलय कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, एनसीपी से अलग होने के बाद अजीत पवार ने भी अपना जो एनसीपी का गुट बनाया था वो पहले से एनडीए में है। चाचा भतीजे तो नजदीक आ रहे हैं, लेकिन एक और चीज देखी जा रही है, मंच पर सुप्रिया सुले हैं, मंच पर अजीत पवार हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब शरद पवार राजनीति करते करते थक गए हैं? ये कह लीजिए कि अब उनकी उम्र हो गई है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो इससे जूझ रही हैं, या फिर हम ये कहें कि अपनी बेटी का राजनीतिक करियर सुरक्षित करने के लिए वो अब इस फैसले को मंजूरी दे चुके हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और अगर ये विलय होता है तो क्या ये विलय सिर्फ बीएमसी चुनावों तक सीमित रहेगा या नेशनल लेवल पर होगा? और क्या 300 पार होने जा रहा है एनडीए, क्योंकि एनसीपी शरद पवार गुट के पास 8 सांसद हैं। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, खबर मिल रही है कि अब शरद पवार ने भी मंजूरी दे दी है विलय को लेकर। नम्रता, तारीख का भी ऐलान हो गया है। 22 जनवरी को दोनों दलों का विलय होगा। दल नहीं कह सकते, दोनों पक्षों का विलय होगा। एनसीपी अजीत पवार की पार्टी में शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। सिंबल वही घड़ी छाप रहेगा जो कि अजीत पवार के पास है, जो कि पुराने एनसीपी के पास था 2 साल पहले। तो ये हो गया है। अब इसकी कहानी बड़ी मजेदार है कि जब आप सुनिएगा तो कैसे कैसे हुआ। प्रफुल्ल पटेल एक नेता है जो कि अजीत पवार के साथ है, और वो शरद पवार उनके मेंटर रहे हैं शुरू से ही। और प्रफुल्ल पटेल अच्छे व्यापारी हैं, मतलब पूर्व एविएशन मिनिस्टर भी हैं देश के। अब उन्होंने और एक बिजनेसमैन जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, उन लोगों ने यह बीड़ा उठाया कि हम दोनों को मिलाएंगे। और फिर दोनों की मीटिंग होती है मुंबई के एक होटल में, और उस होटल में मीटिंग के बाद एक और इवेंट होता है अडानी का। और अजीत पवार गुट के और शरद पवार गुट के लोग वहां पहुंचते हैं, दोनों को बुलाया जाता है, आशीर्वाद लेते हैं। सुप्रिया सुले मौजूद होती है। तो उस वक्त पहली पहल हुई थी कि चलिए, उस वक्त भी खबर आई थी कि शायद हो सकता है क्या। अब हो कैसे, एक एक करके। तो इन्होंने क्या किया कि जो शरद पवार और अजीत पवार का ये मजबूत गढ़ है, मराठवाड़ा इलाका बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये दोनों जो महापालिका का जो चुनाव था, दोनों में पार्टी ने कहा कि हम सहयोग करके लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब दोनों क्योंकि पक्षों ने, कटुता हो गई थी ना। हाँ, अजीत दोनों पवार ने पक्षों और शरद पवार की पार्टी ने, गुट ने, पार्टी ने, दोनों। क्योंकि अलग होने के बाद कटुता हो गई थी ना कार्यकर्ताओं में या नेताओं ने, तो इसको धीरे धीरे मेंड करना था, उसको मोल्ड करना था दोनों तरफ के नफरत को। तो इन लोगों ने साथ मिलकर लड़ने की कोशिश की और लड़े भी। और फिर बाद में ये कहा गया कि अरे, एक तो म्युनिसिपैलिटी है ना, इसमें क्यों इतना वैल्यू देना, क्यों आप लोग इतना गुस्सा कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो करके। उसके बाद कल मैनिफेस्टो जारी हुआ। मैनिफेस्टो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैनिफेस्टो में पार्टी के शीर्ष नेता को मौजूद रहना कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहां पे दोनों आए और एक मंच पे आए और अगल बगल बैठे। सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों बैठे, और फिर बातचीत चल रही थी कि शरद पवार थोड़ा सा असमंजस में थे कि करे कि ना करे। तो उन्हें समझाया गया कि अगले चुनाव तक आप एक्टिव रहोगे। उन्होंने कहा कि शायद नहीं। तो जब आप नहीं रहोगे तो आपकी पार्टी का क्या होगा, आपकी बेटी का क्या होगा? क्योंकि बेटी आज तक सांसद रही है, वो चाहे लोकसभा में रही हो, एक बार राज्यसभा में रही है, 3 बार लोकसभा में रही है, उसका क्या होगा? तो फिर एक फॉर्मूला निकाला गया। फॉर्मूला यह था कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी, और बहुत वक्त से शरद पवार ये बात चाहते भी हैं कि उनकी बेटी दिल्ली की राजनीति करे। बिल्कुल, और दिल्ली की राजनीति करेंगे और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। और जो अजीत पवार हैं, वो यहां महाराष्ट्र की पूरी राजनीति देखेंगे, पार्टी वो चलाएंगे, ये एक सांसद रहेंगी। तो इस फॉर्मूले पर दोनों राजी हुए और विलय का सारा प्रस्ताव बन गया है।
22 जनवरी जो तारीख है, दोनों पार्टी का विलय हो जाएगा, दोनों दलों का। और सबसे बड़ी अजीत पवार की शर्त यह थी कि शरद पवार वाला गुट जब हमें विलय करेगा तो वो एनडीए का ही हिस्सा रहेगा, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी। शरद पवार इसके लिए राजी होंगे, और मैंने इसलिए जानबूझ के वो अडानी वाला फैक्टर बताया कि अडानी के साथ दोनों के अच्छे रिश्ते हैं, बीजेपी के भी और शरद पवार के भी। एकमात्र विपक्ष में ऐसा दल था जिसके अडानी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते और पारिवारिक, तो वो एक फैक्टर भी काम आया। तो मतलब ये मर्जर होने जा रहा है, ये कंफर्म है कि मर्जर होने जा रहा है। अब ठीक है, मतलब वो अपनी बेटी का जो राजनीतिक करियर है उसको एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे, और ऐसी उम्मीद है कि वो मुकाम तक पहुंचा देंगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं। तो इसका मतलब एनसीपी तो लेकिन रहेगी ना, पार्टी का विलय अजीत पवार वाला गुट तो रहेगा ही फिर। नहीं, 2 साल पहले दोनों अलग अलग हुए थे। पूरा जो एनसीपी था वो अजीत पवार भी ही चलाते थे, और शरद पवार जो थे दिल्ली की राजनीति करते थे, और वो एनसीपी जो घड़ी छाप था वही चाचा भतीजे मिलकर चला रहे थे। हुआ ये कि 2 साल पहले अजीत पवार ने फैसला किया कि हमें इन कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, और उद्धव ठाकरे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो उन्होंने फडणवीस से बात की कि हम आपकी तरफ आएंगे। उसका विरोध किया था शरद पवार ने कि नहीं, मेरा सेकुलरिज्म, मेरा सिद्धांत, चूंकि जिंदगी भर मैं कांग्रेसी रहा हूं, और पार्टी भी बनाई तो अलग पार्टी बनाई, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा कि वो परिस्थिति अलग थी चाचा, अभी जो है अभी 20-25 साल तक कुछ नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी या उसी के मदद से कोई भी सरकार बन सकती है, जो देश में जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से। तो हर तरह से समझाया गया। तो उस वक्त क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था। अब वापस वही बैक टू द पोजीशन 1 आ गए, जो 2 साल पहले जैसी थी वैसी है। चाचा जो चलाते थे वो काम सुले करेगी, सुप्रिया सुले, और जो अजीत पवार अपना काम वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखना। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, अक्सर बीजेपी पर यही तो आरोप लगते हैं, किसी भी राज्य में जब घुसती है, किसी भी क्षेत्रीय दल से जब वो गठबंधन करती है, खा जाती है उसको, ये आरोप लगते हैं। अब अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो एक तीर से 2 निशाने हुए हैं। ठाकरे वाले गुट को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है, और बाकी शरद पवार को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये वो कद्दावर नेता है, इनका आप सोचिए ना, छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बड़ा योगदान रहा इनका महाराष्ट्र की राजनीति में, और ऐसे नेता को अपनी बेटी के राजनीतिक करियर के लिए यह फैसला लेना पड़ा। आपको लगता है कि स्वेच्छा से लिया होगा या फिर राजनीतिक मजबूरी? नहीं, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं कि दूसरा की मजबूरी वाला, और पहला बिकने वाला कि खा जाती है, खा जाते हैं। तो देखिए, मैं इतना जानता हूं कि जब तक कोई खुद बिकने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला खरीद नहीं सकता। और शतरंज राजनीति क्या है, शतरंज की बिसात है, यहां सिर्फ शह और मात होती है, धोखा कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी चालें चल रहा है, जिसका चाल सटीक बैठ गया तो वो जीत गया, और जो हार गया वो कहता है हाय हाय देखो लुट लिया मेरा, सब कुछ कर दिया, कोई इनमें मोरलिटी नहीं है, आदर्श नहीं है। जब उद्धव ठाकरे वर्षों का गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाए थे तो वो धोखा नहीं था, और उद्धव ठाकरे की पार्टी जब टूट गई तब ये धोखा हो गया। आप नहीं बताइए। नहीं, सही बात है। तो हर कोई धोखा करता है। अच्छा, ये शरद पवार जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे और बार्गेन करते थे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ कि देखो मेरे पास ऑप्शन है, अगर मुझे फलाना चीज नहीं दोगे तो मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, नरेंद्र मोदी से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी। लेकिन जब भतीजा चला गया फडणवीस के तरफ तो शरद पवार के साथ धोखा हो गया। यही काम तो चाचा भी करते थे ना। हाँ, वो कांग्रेस को धमकाने के लिए करते थे, उद्धव को धमकाने के लिए करते थे। भतीजा चला गया तो चाचा कहने लगे कि हाय देखो मेरे साथ धोखा कर दिया। तो सबके धोखा के अलग अलग पैमाने, और ये खरीदना बेचना नहीं होता। राजनीति में वक्त का तगाजा है कि आप सही समय पे सही निर्णय करो। उस समय अजीत पवार का निर्णय सही साबित हुआ, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे, चुनाव भी जीते, और चाचा की पार्टी का विलय भी करवा रहे हैं। और हो सकता है आने वाले वक्त में शरद पवार का ये जो फैसला है उनकी बेटी के लिए भी सही साबित हो, इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है ना महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य। ठीक है पंकज जी, कुल मिलाकर बीएमसी को लेकर नहीं है, मतलब आपका ये विलय बीएमसी को लेकर आगे भी होगा, दिल्ली को लेकर सीमित है। दिल्ली में भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, 8-9 सांसद है इसके। अभी ईवीएम वाला मामला आया तो कितना बढ़िया सुप्रिया सुले बोली थी संसद में, आपने सुना था ना कि कौन कहता है ईवीएम हैक होता है, मैं उसी ईवीएम से 3-3 बार जीत कर आए हूं, कांग्रेस फालतू तुम बात करता है। सब देख रहे थे कि तो हमारी तरफ थी, ऐसे क्यों बोल रही। ठीक तो उसी समय समझ में आ गया था कि ठीक है, बढ़िया है। जो राजनीति में कांग्रेस भी यही करती थी,
छोटी पार्टियों का उस वक्त भी वो तोड़फोड़ करती थी, सरकारें बर्खास्त करती थी, और आज कह रही है कि हाय लोकतंत्र कहां गया? आपने अपने टाइम में जो आग बरसाए हैं, ये तो कुछ नहीं है आपके सामने। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ धोखा नहीं है, ये रणनीति है और शह और मात का खेल है। जो जीत गया वो सिकंदर और जो हार गया वो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं, जो हारा वो क्या, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी रही बात शरद पवार की, तो उनकी उम्र के लिहाज से और उनके राजनीतिक करियर के लिहाज से और अपनी बेटी के हिसाब से यह फैसला सबसे मुनासिब एनसीपी एसपी गुट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कब तक मान गए हैं शरद पवार, लेकिन कब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है, कब तक सारी चीजों का ऐलान होता है, इसके लिए थोड़ा सा रुकना होगा। 22 जनवरी का वेट करना होगा। वैसे भी उस दिन बड़ा खास महोत्सव आप उसे कह सकते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी भी ये कह लीजिए उसका भी एक जश्न मनाया जाएगा। और दूसरी तरफ हो सकता है महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आए और ऐलान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके हवाले दर्शकों ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।